हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामाज आप लोगों तक पहुँच सके। फिर बिना किसी देरी के ड्रामे की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमें एक इंसिडेंट की न्यूज़ दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जो कि मू फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली है, और उसमें उस प्राइवेट प्लेन में उनकी पूरी फैमिली मारी जाती है। और उस क्रैश के जिम्मेदार को उसके कैप्टन को कहा जा रहा होता है, जिसने ड्रिंक करके फ्लाइट ली होती है। और फिर बताया जा रहा होता है कि इस इंसिडेंट के बाद मू फैमिली का जो एक बेटा है उसने उस कैप्टन की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। और फिर हमें अब सीन दिखाया जाता है कि किस तरह फ्यूनरल पर हमारा मेन लीड यानी कि प्रेसिडेंट मू आता है और वो आकर एक छोटी बच्ची जो कि 10 साल की होती है, यानी कि उस कैप्टन की बेटी जो कि अभी अपने फादर के लिए रो रही होती है, उसको आता है और साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो वो कहती है कि मेरे फादर भी मर चुके हैं, तो मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है। जिसपे वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर भी मर चुके हैं लेकिन उनका गुनाह नहीं मरा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह उस लड़की की जिंदगी इस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा बदल जाती है। सब लोग उसे मर्डरर की बेटी कहते हैं कि उसने एक फैमिली को कैसे मार दिया, और अगर वो जिंदा भी होता तो वो जेल में होता। और वो क्लास में भी जाती है जहाँ बोर्ड पर भी उसे तंग करने के लिए उसको मर्डरर की बेटी कहा गया होता है, और बहुत सी लड़कियां उससे तंग कर रही होती हैं और उसे गरीब कह के कह रही होती हैं कि अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हें अच्छा खाना मिल जाता, लेकिन यहाँ देखो तुम्हें अच्छा खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब स्कूल में गार्डियन बुलाना होता है, बट उसका फादर तो नहीं होता है, तो उससे सब उसके गार्डियन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वैन येन प्रेसिडेंट मू के साथ बैठी होती है। ये वही कैप्टन की बेटी है और ये वो लड़का है जिसने उसे अडॉप्ट किया होता है। एनीवेज वो अब उसे बता रही होती है कि स्कूल में गार्डियन की जरूरत है, तो मैं अब क्या करूँ? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसी और को फाइंड करती हूँ, लेकिन ये जरूरी है। जिसपे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं काम में बिजी होता हूँ, और अगर तुमने इस तरह की कोई गलती की और किसी चीज का फायदा उठाया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे लिए पैसे कमाने होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मर चुकी है। अब यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट के दौरान हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह अपनी फैमिली के मरने के बाद प्रेसिडेंट मू की बहुत ज्यादा लाइफ टफ हो चुकी थी। उसे कोई मार रहा होता है लेकिन फिर भी वो इतना सख्त हो चुका होता है, उसे किसी चीज का असर नहीं हो रहा होता है। उसके साथ खड़ी उसकी सर्वेंट जिन्हें वो ल्यूमा कहते हैं वो बहुत वरी हो रही होती है, बट वो अपनी गलती नहीं मानता है। कोई गार्डियन उसे मार रहा होता है और यहाँ पे दूर खड़ी वैन येन उसे देख रही होती है, और उनके जाने के बाद वैन येन ही उसके पास आती है। वो रो रहा होता है, वो उसे चुप कराती है। एंड उसके बाद अब दोबारा से प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट मू को ब्रदर कह रही होती है, जिसपे वो उसे कहता है मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है मुझे ब्रदर मत कहा करो, तुम मेरा नाम लिया करो। और वो उसे साफ कह देता है कि वो उसके स्कूल में उसका गार्डियन बन के नहीं जाएगा, तो वो यहाँ से उतरे, वो अपनी फैमिली को इंसल्ट नहीं करवाएगा। एनीवेज वो उतर जाती है एंड उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि वैन येन सुसाइड अटेम्प्ट करती है। प्रेसिडेंट मू को इस बारे में पता चलता है, वो जाता है तो वो बाथटब में लेटी होती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है बट काफी देर हो चुकी होती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और उसके साथ ही बैठा होता है। उसे होश आता है, वो डरने लगती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें किसने अलाउ किया था कि तुम सुसाइड करो। तो वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती क्या? तो वो उसे कहता है कि नहीं, तुम अपनी मर्जी से नहीं मर सकती हो, ये इतना इजी नहीं है कि तुम इतनी जल्दी जान छुड़ा जाओ। मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा नहीं हासिल करने दूंगा, तुम्हें तकलीफ भी मुझसे मिलेगी। जिसपे वो कहती है कि मुझे मू फैमिली से नफरत हो चुकी है, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम मुझे हर वक्त ह्यूमिलेट करते हो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। जिसपे वो कहता है तुम ये डिजर्व करती हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, ये मेरी मर्जी से चलेगी, मेरी परमिशन के बगैर तुम नहीं मर सकती हो। जिसपे वो उसे कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी लाइफ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। जिसपे वो उसे कहता है कि मैंने घर के उन सारे सर्वेंट्स को चेंज कर दिया है जो तुम्हें बुली करते थे, और मैंने तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है जहाँ तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं पता होगा, और इस तरह की फजूल हरकत अब दोबारा मत करना। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो न्यू स्कूल में जाती है। अब यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ से पूछने लग जाती है कि तुम हर वक्त ये बंस क्यों खाती हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छा फूड और अच्छे कपड़े क्यों नहीं देते हैं। इस बात पे वो उसे बताती है कि मेरे फादर मर चुके हैं और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो वो उसे कहती है कि फिर तुम किसके साथ रहती हो? जिसपे वो कहती है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ रहती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि एक और लड़का आता है जिसका नाम शेंजी होता है। वो भी वैन येन का अच्छा फ्रेंड बन चुका होता है। शेंजी उनके लिए हेल्दी फूड लेकर आता है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये फूड मत खाओ बल्कि तुम ये फूड खाओ, और इसके अलावा वो उसे कुछ क्लॉथ्स देता है और कहता है कि कल अपनी टाई भी चेंज करके आना। वैन येन को कुछ अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली उसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं, और वो उसे कहीं लेकर जाते हैं और यहाँ पे वो उसे एक सरप्राइज देते हैं। आज उसकी बर्थडे होता है और उसके लिए सेलिब्रेशन हो रही होती है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता
होता है और फाइनली वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। शेंजी और जाओ उसके लिए बहुत अच्छी सरप्राइज पार्टी रखते हैं और उसे केक को देखकर विश करने के लिए भी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दूर खड़ा प्रेसिडेंट मू ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू शेंजी के बारे में सारी जानकारी लेता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि वैन येन इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है, तो वो कहता है कि मुझे दोबारा से ये स्कूल में नहीं दिखने चाहिए। अब यहाँ पर शेंजी उसे आके बताता है कि वो ये कंट्री छोड़कर जा रहा है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये सब कुछ एकदम से कैसे हो रहा है। वो उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा और उसे कहता है कि स्कूल वालों ने मुझे फेयरवेल पार्टी दी है तो तुम वहाँ पर जरूर आना। अब यहाँ पे शेंजी की जाने की फेयरवेल पार्टी होती है जिस पर हम देखते हैं कि वैन येन भी आई होती है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जाओ भी आती है और अपने एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड कहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ का वो बॉयफ्रेंड बहुत ही अजीब नजरों से वैन येन को देख रहा होता है। एनीवेज फिर वो उसे ड्रिंक का कहते हैं जिस पर वैन येन बताती है कि वो ड्रिंक नहीं करती है, बट वो उसे इंसिस्ट करते हैं जिसमें वो एक सिप लेती ही है। लेकिन उसके बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है जैसे उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया हो और इसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वैन येन शेंजी के साथ बेड पर नेक्ड लेटी होती है और वो उठती है और वो रियलाइज करती है कि उसके क्लॉथ्स नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है और जल्दी से शेंजी की शर्ट पहन के वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट मू को, जो 2 दिन से काम में बहुत ज्यादा बिजी होता है, अब उसकी फ्लाइट होती है तो उसने जाना होता है। ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि आपको घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बट वो कहता है कि ये मीटिंग बहुत अर्जेंट है। बट इतने में वो देखता है कि एक न्यूज वायरल हुई होती है। वो और किसी की नहीं बल्कि शेंजी और वैन येन के बेड की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे ऑर्डर करता है कि घर की तरफ चलते हैं, फ्लाइट कैंसिल करवा दो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन येन अपने वॉशरूम में आती है। वो आके अपनी शर्ट उतार रही होती है। वो परेशान हो रही होती है कि ये सब क्या हुआ है। इतने में डोर ओपन होता है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मू होता है। प्रेसिडेंट मू उसे शेंजी की शर्ट में देखकर हैरान होता है। वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने तो कुछ दिन नहीं आना था, तुम वापस क्यों आए हो। वो उसे इस हुलिये में देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि अपनी शर्ट उतारो। वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे जोर से दबा के कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये शर्ट उतारनी पड़ेगी। वो अपनी शर्ट उतारने लगती है। वो उसे गौर से देखता है एंड उसके बाद दोबारा से उसे शर्ट पहना देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं चला जाऊंगा तो मुझे तुम्हारी करतूत का नहीं पता चलेगा। और वो उसे वो तस्वीर दिखाता है। इतने में हम देखते हैं कि वैन येन की कॉल आने लगती है। वो उसे कहता है कि सेल फोन उठाओ। वो कॉल अटेंड करती है। वो और कोई नहीं बल्कि शेंजी होता है। शेंजी उसे कह रहा होता है कि वैन येन गलत मत समझो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बातें सुन के प्रेसिडेंट मू को गुस्सा आता है। वो सेल फोन को जोर से फेंकता है और यहाँ पर शेंजी भी परेशान होने लगता है। अब वो फिर से वैन येन को हैरेस करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इतनी थर्स्टी हो कि मेरे जाने का तुम्हें पता चला और तुम किसी और के बेड में घुस गई हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मगर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अब शेंजी तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। अपनी सारी जिंदगी तुम उसका चेहरा देखने के लिए तरसोगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड जाओ और शेंजी को इकट्ठे ही अब्रॉड भेज दूंगा। इस बात पर वैन येन बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। वो उसकी मिन्नतें करने लग जाती है कि प्लीज मेरे फ्रेंड्स को कुछ मत करो, वो लोग इनोसेंट हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, जो भी तुमने बदला लेना है मुझसे लो। जिसपे वो कहता है कि कभी भी मुझसे किसी बारे में फरमाइश नहीं कर सकती हो। अब यहाँ पे वैन येन बहुत परेशान होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू किसी से पूछ रहा होता है उस पार्टी के बारे में कि ये सब कुछ किसने किया है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से इसके बारे में जानकारी दो। और साथ में ये भी कहता है कि वैन येन का पीछा करना, वो जहाँ भी जाती है मुझे इस बारे में बताना। इतने में हम देखते हैं कि वैन येन प्रेसिडेंट मू के पीछे भाग रही होती है। वो देख रहा होता है बट वो ड्राइवर को कहता है कि ड्राइव करते रहो, लेकिन इतने में वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। वो देख लेता है कि वो घायल है तो वो उसे रोकने का कहता है। वो जाके उससे पूछता है कि उसके साथ क्या इशू है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर उसे कार पे आके बिठाता है क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा होता है। वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो, उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। जिस पर वो हैरत से उसे कहता है कि क्या तुम शेंजी के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो उसे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दो। एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स होते हैं जिसपे वो फौरन से साइन कर देती है। अब वो उसे कहता है ये बात याद रखना, मैंने ये शादी तुमसे इसलिए की है ताकि मैं तुम्हें हर रात इस बात का एहसास दिलाऊं कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। जिसपे वो उसे कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो बट मेरे फ्रेंड्स को कोई भी तकलीफ मत देना। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट मू 3 साल के लिए अब्रॉड में रहते हैं अपने किसी बिजनेस प्लान की वजह से। तो वहाँ पर वो मीटिंग कर रहा होता है और इतने में उसे किसी की कॉल आती है जिसे वो रिजेक्ट करने का कहता है बट असिस्टेंट कहती है कि उस पे माई वाइफ का नाम लिखा हुआ है। ये सुनकर वो फौरन से अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट मू ने अपनी मीटिंग कैंसिल की है। एनीवेज अब वो जाके बात करता है और कहता है कि इन 3 सालों में तुमने मुझे पहली दफा कॉल की है, क्या कुछ बहुत अर्जेंट था। जिसपे वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत थी। वो हैरान होता
जाता है, बट वो उसे आगे से फिर से ये कह देती है कि मेरी फ्रेंड जाओ वापस चाइना आना चाहती है और उसकी यहाँ पे एंगेजमेंट होनी है। तुमने उन्हें बहुत सजा दे दी है, उन दोनों का कोई कसूर भी नहीं था। उस पार्टी पे मैं खुद गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो वापस चाइना नहीं आ पा रही हैं, जबकि उनकी फैमिली यहाँ पर है। तो अब तुम उन्हें माफी दे दो। जिस पे वो उसे कहता है कि मैं 3 दिन तक वापस चाइना आ रहा हूँ और मैं खुद आके डिसाइड करूंगा, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर मैं उन्हें वापस आने दूंगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू फोन बंद होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और असिस्टेंट पे भी गुस्सा कर देते हैं। एनीवेज अब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट मू आते हैं। उसके साथ एक लड़की होती है जो कि उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसके साथ स्टे करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि वैनियन भी ये सीन देख रही होती है। वो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई होती है, बट वो उसे किसी लड़की के साथ देखकर बहुत अपसेट दिख रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू भी उस लड़की के साथ क्लोज होता है, बट उसे फिर वो जाने का कह देता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि प्रेसिडेंट मू के साथ कोई और लड़की भी है, तो मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, बेहतर यह है कि मेरी उससे जान छुड़ाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू बात ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर वैनियन उसकी शर्ट पहन के खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि मुझे उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा, अपनी फ्रेंड की खातिर मुझे उसे खुश करना पड़ेगा। और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट मू उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने मेरे क्लॉथ्स क्यों पहने हुए हैं, जिस पर वो बाथटब में उसके पास आने लगती है और प्रेसिडेंट मू के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर वो उसे चिढ़ने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वोट के जाने लगता है, बट वो उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड का यहाँ पर बिजनेस है, वो अपने फियांसी के पास आना चाहती है, तो अब 3 साल हो चुके हैं, तुम उन्हें वापस आने दो। क्या तुम उन्हें वापस बुलवा सकते हो? इस बात पे वो उससे कहता है कि अपनी इस बात को मनवाने के लिए तुम इतना घटिया प्लान कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जिस पे वो उसे कहती है मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, तो तुम मुझसे कुछ भी कर सकते हो। वो अब गुस्से से बाथटब के बाहर आता है, तो वैनियन भी उसके पीछे आती है और वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो। जिस पे वो उसे कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारे पास क्या है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तुमने कुछ और ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊंगा। वो उस पे गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उसे किसी का मैसेज आता है कि मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। वो हैरान होती है, वो कहती है मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। जिस पे वो उससे कहती है तुम मुझसे मिलोगी तो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अब वो नेक्स्ट डे उस लोकेशन पे पहुंचती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उस लेडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे उसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो उसकी मॉम थी जो कि उसे छोड़ के जा रही थी उसकी डैड की डेथ के बाद, और वो उसे रोक रही थी कि प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। बट वो उसकी एक नहीं सुनती है और उसे वहाँ पे छोड़ के वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी रोती ही रह जाती है, यानी कि ये उसकी रियल मॉम थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम को नहीं पता होता है कि ये उसी की बेटी है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है कि मेरा नाम चेन हान है और मैं तुमसे कुछ मैटर पे बात करना चाहती हूँ। तो वो उसे कहती है कि आपको मुझसे क्या काम था, जिस पे वो उसे बताती है कि मेरी बेटी प्रेसिडेंट मू को डेट कर रही है, तो मुझे पता चला है कि तुम उसके साथ थी, तो बेहतर है कि तुम उससे दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम उसे अपना सकोगी। वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, वो तुम्हें डंप कर देगा, तो मैं तुम्हें एक ऑफर करती हूँ। इस बात पर वो हैरान होती है और कहती है आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिला, जिस पे वो उसे कहती है आजकल कॉन्टेक्ट नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं है। तो वो कहती है कि मैं इसीलिए क्यूरियस हो रही हूँ, काश बेहतर होता कि आप बैकग्राउंड भी चेक कर ले। वो ये बात करके वहाँ से उठ के चली जाती है, जिस बात पे वो बहुत हैरान होती है। वो कॉल करती है और कहती है कि वैनियन की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे 10 मिनट्स में दो, जिस पर उसे एक पिक्चर रिसीव होती है। वो पिक्चर उसकी बेटी की होती है। वो ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये तो उसकी खुद की बेटी है। अब वो उसके आगे आती है और कहती है इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो। तो वो कहती है तो आपको याद आ गया है। तो वो उसके नीज पर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। इस बात पे वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ आप अपनी दूसरी बेटी के लिए कर रही हो। जैंग आपकी अपनी बेटी है ना? जिस पे वो उसे हाँ करती है और फिर वो उसे ये कहने लग जाती है कि प्लीज तुमने मेरे साथ जो करना है कर लो, मेरी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो। वो कहती है कि हमारी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है और इसलिए जैंग प्रेसिडेंट मू से अपने रिलेशन डेवलप कर रही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट मू से दूर रहो ताकि जैंग और प्रेसिडेंट मू का आपस में रिलेशनशिप डेवलप हो और हमारी कंपनी के हालात ठीक हो जाएं। जिस पे वो उसे कहती है कि क्या आपको इस बात का पता है प्रेसिडेंट मू मेरा हस्बैंड है। ये बात सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनियन ने प्रेसिडेंट मू को बुलाया होता है। कार रुकती है तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलवाया है कि तुमने जानकर मेरी मॉम को इन सब में इन्वॉल्व किया था ना, तुम मुझसे रिवेंज लेने में इतने अंधे हो गए थे कि तुम मेरी हाफ सिस्टर को इन सब में इन्वॉल्व कर रहे हो। जब मेरे फादर मर चुके थे तो मेरी मॉम ही मेरे ख्याल में आती थी। मुझे हमेशा से लगता था वो वापस आएंगे और मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन आज उन्होंने आकर मुझे इस गम में और ज्यादा धकेल दिया है। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय अपनी दूसरी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैनियन कहीं काम कर रही होती है। वो अपनी
जॉब भी करती थी। तो यहाँ पर चैंग जो कि उसकी हाफ सिस्टर है, उसे ये बात पता चलती है। वो आके उससे लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती हो, तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है। सारे टाउन को पता है कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं। तुम शेंजी के साथ एक बेड पर थी और सारी दुनिया ये बात जानती है। तो तुम प्रेसिडेंट मू से दूर रहना और मेरी मदर से भी दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में उस ऑफिस का बॉस आ जाता है और हमें पता चलता है कि चैंग उस ऑफिस के बॉस को भी जानती है। वो ऑफिस का बॉस आके कहता है कि मैं मिस्टर मू को कॉल करता हूँ, जिसपे चैंग डर जाती है और कहती है कि उसे कुछ मत बताना, और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वैनियन जा रही होती है तो उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और ये और किसी का काम नहीं होता है बल्कि ये चैंग की होती है। और यहाँ पर उसने अपने काफी लोगों को जमा किया हुआ होता है और वो कहती है कि इसके साथ आज तुम लोगों ने जो करना है करो। जिस पर वैनियन कहती है कि तुम इस तरह भी प्रेसिडेंट मू को हासिल नहीं कर सकोगे, तुमने मेरे साथ जो करना है करवा लो। लेकिन वो उन्हें ऑर्डर देकर चली जाती है कि तुम सब इसके साथ बहुत इंजॉय करना और इसे हरेस करना और इसकी वीडियो बनाकर प्रेसिडेंट को सेंड करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू वैनियन के घर आने पर परेशान होता है कि वो अभी तक घर नहीं आई है। वो चैंग को भी कॉल करता है तो चैंग उसे कहती है कि मैंने उसे एक क्लब में जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट मू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पे चैंग खुश हो रही होती है कि अब प्रेसिडेंट मू मेरे हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू को पता चल जाता है कि वैनियन को किडनैप किया गया है और एक आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो जाकर उसे ठिकाने लगाता है और कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना और अपने वर्कर्स को ऑर्डर करता है कि इसकी टांगे तोड़ दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनियन को गुस्सा आता है और वो उसे कह रही होती है कि मैं थक चुकी हूँ इस तरह रह रहकर, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो तुम मुझे आज छोड़ दो, तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो। जिसपे वो कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली की मौत का हिसाब देना है तो मरना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जिसपे वो कहती है तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, बेहतर यह है तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जिसपे वो उसे कहता है मैं तुम्हें बात करने का एक और चांस दूंगा। अब वो उठती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो मुझसे नफरत हो ही गई होगी क्योंकि 3 साल पहले भी तुमने मुझे इस तरह बेड पे पकड़ा था। जिसपे वो उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि मुझे और ज्यादा खुद से नफरत मत दिलाओ। तो वो कहती है कि मैं नफरत दिलाऊंगी, तुम्हें मुझे डिवोर्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैनियन की जाग होती है तो उसे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी फ्रेंड के फियांसी के बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान होती है अपनी फ्रेंड के लिए। इतने में वहाँ पर ल्यूमा आती है और कहती है कि तुमसे कोई चेनहान मिलने आई है और यहाँ पर वो उससे मिलने जाती है। अब यहाँ पे वो अपनी मॉम से मिलती है जिसपे वो उसे कहती है कि मुझे कैंसर है। तो वो कहती है ये मेरा मसला नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बहन को लीवर इशू है और तुम्हें उससे लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जिसपे वो हैरान होती है और कहती है ये बात मुझे आप क्यों बता रहे हो। अब यहाँ पर वो उसे एक ऑफर करती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बहन को लीवर डोनेट कर दोगी तो तुम्हारी फ्रेंड की बिजनेस में मैं हेल्प कर सकती हूँ। ये बात सुन के वो फौरन से मान जाती है और सर्जरी करवाने चली जाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैंचन को बताता भी है कि ये सर्जरी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बट वो फिर भी सिग्नेचर कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू को भी पता चल जाता है और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही होता है। तो इतने में वहाँ पर शेंजी आता है। शेंजी को डॉक्टर बताता है कि उसकी फ्रेंड का ऑपरेशन है। वो ये सुनकर आता है और उसे पता चलता है कि उसका 70% लीवर डोनेट किया जा रहा है। जिसपे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो प्रेसिडेंट मू को बातें सुना रहा होता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम उसके साथ ये जुल्म कैसे होने दे सकते हो, क्या तुम इंसान भी हो। जिसपे वो उससे कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए और वो अपने गुंडों को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। ये सब कुछ वैनियन ने अपनी मर्जी से करवाया है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इधर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर आकर उसका थैंक्स कर रही होती है कि तुम्हारे लिवर की वजह से मेरी जान बच गई और जिस मकसद के लिए तुमने ये काम कराया था वो भी पूरा नहीं हो सका। उनका बिजनेस लॉस में ही गया है, उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। ये न्यूज सुन के वो शॉक्ड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू वहाँ पर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था क्या जाओ की फैमिली का बिजनेस को सेटल नहीं कर पाए। जिसपे वो उसे कहता है कि जाओ तुम्हारे लिए क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुमने अपनी लाइफ को भी उसके लिए डेंजर में डाल दिया। लेकिन वो उससे यही कह रही होती है कि हर हाल में उसके बिजनेस को बचाना है। ये बात सुन के वो गुस्से से वहां से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं चैंग बहुत खुश हो रही होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड जाओ की भी उसे कॉल आती है। वो उसे मिलने की बात करती है तो वो उसे कहती है मैं एक कार भेज रही हूँ, हम होटल में मिल लेते हैं। और हम देखते हैं कि उस कार में जाओ का वही बॉयफ्रेंड होता है जो उसे एक होटल रूम में ले जाता है जहाँ पे वो खाना ऑर्डर करता है और बहुत तेजी से खा रहा होता है। वो कहता है कि जाओ की वजह से वो 2 दिन नहीं सो पाया है एंड यहाँ पर खाना उसके ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कि मुझे शॉवर लेना पड़ेगा और वो शॉवर लेने चला जाता है। इतने में वहाँ पे जाओ भी आती है बट वो एंटर हो नहीं पाती। इससे पहले ही वो देख लेती है प्रेसिडेंट मू भी उस रूम में आ रहे होते हैं। वो डर जाती है और कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है बट वो उसे हटाता है। उसे ऑलरेडी पता होता है कि वैनियन इस रूम के अंदर है। वो अंदर जाके देखता है तो यहाँ पर वो जाओ के फियांसी को इस तरह शॉवर लेता देखकर गलत समझने लग जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ जब नोटिस करती है कि मिस्टर मू वैनियन पे गुस्सा करने लगे हैं, वो सेंटर में आती है और उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका फियांसी और जाओ के दरमियान कुछ नहीं है, उसी ने उन सबको बुलवाया था। अब इतने में हम देखते हैं कि उसका फियांसी बाहर आता है और कहता है ये सिचुएशन क्या हो रही है, ये सब कुछ क्या है। तो
तो वो कहती है कि तुम्हें बताना पड़ेगा, जिसपे वो कहता है कि मेरे ऊपर फूड गिर गया था तो मैं शॉवर लेने गया था। और यहाँ पर मिस्टर मो के आदमी मिस्टर मो के कहने पर यनमान को लेकर जाना चाह रहे होते हैं। जाओ बीच में आ रही होती, वो उसे धक्का देते हैं, वो बेड पे गिरती है। ये देखकर उसके फियांसी को गुस्सा आता है। वो मिस्टर मो से कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम इसी बात पे खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है और मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। एंड उसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर घर में जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मो ने काफी ड्रिंक की हुई होती है। वैनियन उससे कहती है तुम मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लोगे क्या, जिस पर वो कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं है। साफ नजर आ रहा था कि तुम इतनी ज्यादा थर्स्टी हो चुकी हो कि तुम अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने पहुंच गई। ये बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद तुम बाकी लोगों को सिड्यूस कर लेना, अभी मैं जिंदा हूँ। जिसपे वो कहती है कि मेरे मरने से भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ेगा। वो इस बात पे गुस्सा करके कहता है कि आखिर मैंने किया क्या है, सब कुछ तुमने खुद किया है। तुम खुद लिवर डोनेट वगैरह करना चाहती थी, तुमने क्या मुझसे पूछा। अगर उनका बिजनेस डूब रहा है इससे मेरा देना देना कुछ नहीं है, तुम मुझ पे शक क्यों कर रही हो। वो इस बात पे कहती है कि अगर मुझे चॉइस होती तो मैं तुम्हें छोड़ चुकी होती, लेकिन मैं इस बात की विश करती हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वहाँ मैं डॉग या पिग हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ न बन। ये बात सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। एंड उसके बाद वो लोग मूर रेस्ट प्लेस जाते हैं जहाँ पे उसकी फैमिली की सबकी कब्रें होती। वहाँ पे उसकी फादर की भी कब्र होती है जिसे वो साफ कर रही होती है। इतने में वहाँ पे चैंग आ जाती है। तो वो चैंग को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है तुम मेरी एल्डर सिस्टर हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो वो कहती है कि तुम्हारा हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और वो प्रेसिडेंट मो को भी कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिसपे वो कहता है कि ये मेरी प्लेस है, यहाँ तुम्हारे फादर को सिर्फ इसीलिए दफनाया गया है कि वो पल पल रेस्टलेस रहे, ये सोच के कि उसने इन सब की जान ली है। इस बात पे उसे गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चैंग उसे साइड पे करती है और खुद आके उसकी बहन को कुछ बातें सुनाने लग जाती है उसके फादर के बारे में। ये बातें सुन के उसे गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरे फादर के बारे में तुम कुछ भी मत बोलो, उन्हें तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा क्योंकि तुम एक चीट की वजह से हुई हो। जिसकी बात हम देखते हैं कि वो जानकर नीचे गिर जाती है और प्रेसिडेंट मो घबराने लग जाते हैं। वो उसे उठाने लग जाते हैं। यहाँ पर वैनियन बहुत परेशान होती है और कहती है कि ये मैंने नहीं गिराया है, वो खुद से गिरी है। बट प्रेसिडेंट मो एज यूजुअल उसकी बात नहीं मानते हैं। अब वो वैनियन को जोर से धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली की हर कब्र के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, तभी शायद मुझे सुकून आए। और उसके बाद वो ऐसे करने लग जाती है। चैंग बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रेसिडेंट मो को ये बात कुछ अजीब लगती है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है वो जिस तरह उनके आगे माफी मांग रही है। वो उसे चुप कराने लगता है, लेकिन यहाँ पर चैंग जल्दी से बहाना करती है, उस पर बेहोश होने लगती है और वो उसकी परवाह किए बगैर चैंग को अपनी गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैनियन सबसे माफी मांग के घर आती है तो देखती है कि चैंग अभी भी प्रेसिडेंट मो के साथ है, वो उसकी केयर कर रहे हैं। वो आगे जाने लगती है तो वो उसे रोकता है। तो वो उसे कहती है कि मैं इसलिए जा रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए रूम प्रिपेयर करा देती हूँ, लगता है आज तुम इसी के साथ रात बिताओगे। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है। वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानती हो ना कि मैं और तुम हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं किसी के साथ रात क्यों बिताऊंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं ऑलरेडी इतना हर्ट हूँ, अगर तुम किसी भी लड़की के साथ रात बिता भी लोगे तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो आगे बढ़ने लगती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मो चैंग को कहता है कि तुम घर जाओ, बल्कि तुम यहाँ ही रह लो, दूसरे कमरे में तुम्हें सर्वेंट देख लेगा और मैं डॉक्टर भी बुलवा लूंगा, वो तुम्हें मेडिसिन भी लिख देगा, तो तुम यहाँ रेस्ट कर लो और सुबह चली जाना। और फिर वो जाकर वैनियन को पकड़ लेता है, उसे गोद में जबरदस्ती अपने रूम में लेकर जा रहा होता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि हर्ट करना कैसा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे रूम में चैंग उनकी आवाजें सुन रही होते हैं, जिसमें वैनियन बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और मिस्टर मो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है, वैनियन लेटी होती है, यानी कि मिस्टर मो ने उसके साथ रात बिता ली होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वैनियन को जाओ की कॉल आती है, वो उसे होटल में बुलवाती है। तो वो कहती है मैं आ रही हूँ। वो उसे जाके एक्सप्लेनेशन करती है कि उसका उसके फियांसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिसपे वो उसे कहती है कि अगर ये सच भी होता तो शायद मैं तुम्हारे लिए खुश होती, जिस तरह के शख्स के साथ तुम रह रही हो उससे तो बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से चैंग और उसकी मदर आ जाती है। जाओ पूछती है कि ये दोनों कौन है, तो वो उन्हें बता देती है कि ये उसकी मदर और उसकी हाफ सिस्टर है। वो उसे फोर्स कर रही होती है कि हम बैठ के कॉफी पीते हैं, बट वो उनसे बात किए बगैर आगे जा रही होती है। वो चैंग को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये अच्छा नहीं होगा, तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रही हो। और चैंग उनसे बदतमीजी करने लग जाती है। उसकी मॉम उसे रोक भी रही होती है बट वो अनकंट्रोल हो रही होती है और इस तरह जाओ बीच में आ जाती है और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। उसकी मॉम जब देखती है कि उसकी बेटी बहुत अनकंट्रोल हो रही है वो उसे थप्पड़ लगाती है। तो वहाँ से जाओ और वैनियन चली जाती है। वैनियन जाओ से सॉरी करती है। वो हैरान होती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, ये लोग तुम्हें कितना बुली करते हैं। वो कहती है कि मैं इनसे काफी अरसा टच में नहीं रही और बहुत अरसे बाद मैं इनसे मिली। जिसपे वो कहती है तुम फिक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे बता, तुम मुझे अपनी सिस्टर समझो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनियन और मिस्टर मो डिनर कर रहे होते हैं। तो वो उसे बताता है कि शेंजी वापस आ रहा है, वो इस मंथ की 1 को आ जाएगा। वो हैरान होती है और कहती है तुम उसे वापस क्यों बुलवा रहे हो। वो उसे कहता है कि 6 o'clock आफ्टरनून में हमारी कंपनी ने एक वेडिंग फैशन शो अरेंज किया है जिसमें तुम्हारा वही वर्क दिखाया जाएगा जो तुमने वेडिंग
ड्रेस डिजाइन किया था। वो उसे कहता है कि तुम भी वहाँ पर आ जाना, जिसपे वो कहती है कि वो जरूर अपना वेडिंग ड्रेस देखने आएगी। वो उस इवेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर प्रेसिडेंट मू भी आके उसके साथ बैठ जाता है। इतने में वहाँ पे चैंग भी आ जाती है और प्रेसिडेंट मू को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, जिस पर वो उठ के वहाँ से चली जाती है और चैंग प्रेसिडेंट मू के साथ बैठ जाती है। वो काफी बातें कर रही होती है। वो उसे डांट के कहता है कि चुप करके बैठो, शो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जाओ भी आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाहर जाके कुछ चीज क्लियर करना चाहती हूँ। वो उसे कहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। ये देखकर मिस्टर मू हैप्पी नहीं होंगे। तो वो उसे कहती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, अब तो प्रूफ हो गया है, वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहता है। क्या तुम्हें पता है ये किसकी एंगेजमेंट पार्टी है जिसमें तुम आई हुई हो? वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है ये शेंजी की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। शेंजी चाइना आया है और आज ही उसकी एंगेजमेंट है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर मू वैनियन को ही देख रहा होता है। वैनियन समझ जाती है कि मिस्टर मू क्या चाह रहा है। वो उसके एक्सप्रेशंस देखना चाह रहा होता है कि वो शेंजी की एंगेजमेंट को देखकर कैसा फील करेगी। उसकी फ्रेंड उसे कह भी रही होती है कि हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं इसे दिखाऊंगी अपनी रिएक्शन, जैसा वो चाहता है मैं वैसा नहीं होने दूंगी। इतने में हम देखते हैं कि शेंजी वापस आ जाता है, उसके साथ उसकी ब्राइड भी होती है। शेंजी वैनियन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उस लड़की ने वही वेडिंग गाउन पहना होता है जो कि डिजाइन वैनियन ने किया होता है। प्रेसिडेंट मू ये सीन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और क्लैपिंग करके वैनियन को देख रहे होते हैं। जाओ कहती है कि हमें बाहर जाना चाहिए क्योंकि तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो, तुम टॉर्चर हो रही होगी। बट यहाँ पर वैनियन कहती है कि वो बाहर नहीं जाएगी। वो बल्कि उठती है और स्टेज पे चली जाती है और जाके शेंजी को कहती है कि इसने जो गाउन पहना हुआ है ये मेरा ही वर्क है। वो शेंजी को कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। शेंजी आगे बढ़ता है, उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पर वैनियन को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं कि किस तरह शेंजी के साथ वो बहुत ज्यादा स्पेशल फील किया करती थी और बहुत खुश हुआ करती थी। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर मू गुस्से से उठ जाते हैं, तो वैनियन उसे अपने से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है और प्रेसिडेंट मू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही थी। इतने में जाओ बीच में आती है और कहती है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम उसे रोज बुली करते हो, तुम इंसान कहने के लायक नहीं हो, तुम्हें हस्बैंड नहीं होना चाहिए था वैनियन का। जाओ आगे बढ़ती है, चैंग आगे बढ़ती है और जाओ को रोकने लग जाती है कि तुम बीच में क्यों पड़ रही हो। तो जाओ को गुस्सा आता है, वो चैंग को जोर थप्पड़ लगाती है। वो दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन हम यहाँ पे मिस्टर मू को देखते हैं। वो जाओ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर खड़ी रहो, मैं इनसे खुद बात करके आता हूँ। और जाओ वहाँ से वैनियन को लेकर चली जाती है। यहाँ पे हम वैनियन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इतने में शेंजी का उसे मैसेज आता है कि तुम मुझसे मिलने आओ। वो जल्दी से मास्क लगा के उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो उसका मास्क उतारता है तो वो उसे कहती है मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। वो दोनों वहाँ बैठ के अपनी फ्रेंड जाओ की कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह उसकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट मू को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि वैनियन शेंजी से मिलने गई है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर में जाती है तो उससे अंदर से चैंग की आवाजें आ रही होती है। वो मिस्टर मू से बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें कर रही होती है। मिस्टर मू गुस्से में बैठे होते हैं बट यहाँ पे वैनियन गलत समझती है और वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर मू इस बात पे परेशान हो रहे होते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। वो चैंग को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहे होते हैं और उससे दूर हटने का कहते हैं। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ, बट वो उसे साफ कह देता है कि मैं दोबारा ये बात नहीं करूंगा। वो उसे गुस्से से निकाल देता है और वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वैनियन अकेली ही डिनर कर रही होती है बट उसकी तबीयत खराब होती है। लू माओ को अजीब लगता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें जिस तरह वॉमिट हो रही है ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो प्रेसिडेंट मू के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने डॉक्टर को दिखाना है, जिसपे वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी क्या सिम्टम्स हैं। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता, डॉक्टर ही बताएगा। वो उसे पैसे दे देता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके रिजल्ट्स देखती है और यहाँ पर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मू उस पर नजर रखने के लिए असिस्टेंट को भेजा होता है कि उसकी लैब के टेस्ट उसे नोटिस करके बताने हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। बट यहाँ पर वो डॉक्टर को पहले ही मना कर देती है कि उस असिस्टेंट को नहीं बताना है कि उसके रिजल्ट क्या है और यहाँ पे वो उसे बता देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। वो इस इंतजार में बैठा होता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो हैरान होती है कि वो इस न्यूज को सुनने के लिए बैठा हुआ था। अब यहाँ पर लू माओ फिर से खाना लेकर आती है लेकिन वो उसका खाने का मन नहीं होता है। वो कहती है मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, ये बहुत ऑयली है, मुझे देखकर ही वॉमिट आ रही है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट मू भी हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें डॉक्टर के पास भी भेजा है फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो वो कह रही है मैं मेडिसिन खा रही हूँ और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो उसे उसका कार्ड देती है और कहती है फिक्र मत करो, जो मैंने डॉक्टर के पैसे लिए हैं वो मैं फर्स्ट सैलरी में तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर मू को गुस्सा आता है, वो उसे यहाँ से उठ के जाने का कहता है। अब यहाँ पे जाओ उसे बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे एक लेटर आया है, वो तुम्हारे नाम से आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बट उसमें ये बताया गया है कि तुम्हारे फादर इनोसेंट थे, उनका उस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं था, वो विक्टिम थे। तो वो कहती है कि हमें इस आदमी का पता लगाना चाहिए, इस तरह तुम प्रेसिडेंट मू को ये दिखा सकोगी कि इसमें तुम्हारा कुछ कसूर नहीं था। अब वो उसे कहती है लेकिन अगर तुम उसे यह बात बता भी दोगी तो तुम छुटकारा कैसे हासिल कर सकोगी, क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो तुम्हें कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो वो कहती है पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी एंड उसके बाद वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि
वहाँ से ये लेटर पोस्ट किया गया है। वो उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे एक लेडी होती है, तो वो उसे कहते हैं कि इस घर में क्या कोई रहता था, तो वो कहती है नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो लोग उस जगह की सारी जानकारी लेते हैं, वहाँ से उन्हें एक पिक्चर मिलती है, फिर वो पिक्चर लेकर आ जाते हैं, तो वो कहती है कि हमें दोबारा इस बात का पता लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग प्रेसिडेंट मू के पास आती है, तो वो उसे गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बट वो उसे एटीट्यूड दिखा रहा होता है, उसे जाने का कहता है। वो उसे मना रही होती है अपने बिजनेस में किसी काम के आने के लिए, तो वो उसे कहता है कि तुम बिजनेस को और मेरी पर्सनल लाइफ को आपस में मिक्सअप मत करो, और वो उसे वहाँ से निकाल देता है। अब यहाँ पर जैंग जल्दी से बाहर निकल के अपनी मॉम को कॉल करती है और यही कह रही होती है कि ये सब कुछ आपकी बड़ी बेटी की वजह से हो रहा है। मैं अपने बिजनेस को सेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसका ध्यान अपनी वाइफ की तरफ ही है, ना कि मेरी तरफ है, तो अब आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वैनियन पे। एंड उसके बाद हम देखते हैं वैनियन जा रही होती है, तो उसकी मॉम उसे बुलाती है और उसे फोर्स करती है कि वो उससे बात करे। वो बात नहीं करना चाह रही होती है, तो वो उसे कहती है कि मुझे कैंसर है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और वो समझ जाती है और वो फिर जाके उनके साथ बैठ जाती है और वो उसे एक्सक्यूजेस करने लग जाती है कि मुझे कैंसर है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो उसे इमोशनल कर रही होती है कि जब तुम छोटी थी मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन वो समझी हुई होती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है आप मुझे यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। तो वो उसे कहती है तुम एक दफा सिर्फ प्रेसिडेंट मू से बात करो कि वो चैंग की फैमिली के साथ कोऑपरेट करें। तो वो उसे कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सिर्फ मुझसे यही हेल्प लेना चाहती हो, और वो गुस्से से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि चैंग अपनी मॉम के कैंसर की रिपोर्ट्स देखकर बहुत शॉक्ड होती है। उसकी मॉम हंस के कहती है ये सब कुछ मैंने सिर्फ वैनियन को इमोशनल करने के लिए किया था। अब वो उसे समझाती है कि तुम भी मामले को खराब मत करो, मुझे यकीन है कि वैनियन जरूर उससे बात करेगी, तो तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से प्रेसिडेंट मू के पास आती है और कहती है कि तुमने चैंग की फैमिली से पार्टनरशिप करने से मना क्यों किया है, तो वो कहता है कि क्योंकि वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। तो वो कहती है तुम एक दफा बात करके देख लो। वो गुस्से से उसे देखता है और कहता है कि कितनी अजीब बात है, तुम अपनी फैमिली की बात करने के लिए मुझे खुश करने के लिए कैसे आ जाती हो। तो वो कहती है कि क्योंकि चैंग ने कहा है कि अगर उसका बिजनेस ठीक हो जाएगा तो वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगी, और मॉम भी मुझे कभी शक्ल नहीं दिखाई, मैं उन्हें देखना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे सारे रिलेशन ठीक कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनियन ने पेज पे एड्रेस वगैरह राइट किया हुआ होता है और वो लेटर को गौर से देख रही होती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर मू आते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि तुम इस चीज की खोज में निकल पड़ी हो, तो जिसपे वो कहती है मैं अपने फादर को इनोसेंट जरूर दिखा के रहूंगी। वो हंसता है और कहता है बहुत अरसा हो गया है, तुम्हारे फादर इनोसेंट नहीं है, कोई तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहती है चाहे कुछ भी हो, मुझे अच्छे से पता है मेरे फादर भी विक्टिम थे और मैं इसे क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑफिस में आती है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें कुछ दिन छुट्टी पे जाना चाहिए, जिसपे वो फौरन इनकार कर देती है। और फिर हम देखते हैं उसे शेंजी का मैसेज आता है, वो उसे नीचे बुलाता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो नीचे आती है, तो वो उससे अपनी कार में लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो रुक जाती है और कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, तुमने जो बात करनी है मुझसे यहाँ ही कर लो। वो इस बात को समझ जाता है और कहता है कि हम कार में बैठ के बात कर लेते हैं, बट वो कार ड्राइव कर लेता है। तो वो उससे कहती है अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो कहता है मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई में प्रेसिडेंट मू से प्यार करती हो। वो कहती है तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहता है क्योंकि मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता है, जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी तो फियांसी भी है, तुम ये कैसे बात कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम बस मुझे जवाब दो। वो कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताऊं, उस लड़के ने तो मुझे पाला है और उसके बाद उसने मुझसे शादी कर ली, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह की फीलिंग है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस रिश्ते में इमोशन ना हो, वो मुझे फैमिली की तरह भी लगता है और अपने प्यार की तरह भी। जिसपे वो हैरान होता है और कहता है तुम मुझे क्लियर आंसर करो ताकि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। जिसपे वो कहती है तुम ये गलत कह रहे हो, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिसपे वो कहता है कि मिस्टर मू ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अगर वो ऐसा ना करता तो शायद मैं तुम्हारे साथ होता, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जिसपे वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम पीछे ही ना चला जाए, मैं हमेशा मिस्टर मू के साथ ही रहूंगी, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारी बात भी जरूर सुन लूंगी क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तो वो कहता है मुझे खुद भी नहीं पता, बस मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि चैंग बहुत गुस्से से ड्राइविंग कर रही होती है। वो इसलिए गुस्से में होती है क्योंकि उसका घर में मॉम से आर्ग्यूमेंट हो चुका होता है और उसने उसे बहुत थप्पड़ लगाए होते हैं। तो वो कह रही होती है ये सब कुछ वैनियन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो हमारी लाइफ में आई है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनियन और शेंजी आपस में बात कर रहे होते हैं। शेंजी उसे कहता है कि हम अच्छे फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को हक कर लेते हैं क्योंकि मैं तुमसे बात करके बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। वो दोनों हक कर रहे होते हैं। दूर खड़ी जैंग उन्हें देख रही होती है और कहती है कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करती है, लेकिन थैंकफुली वैनियन उसे अपने पास आता देख लेती है। वो जल्दी से शेंजी को धक्का दे देती है और खुद उसकी टक्कर उसकी कार से लग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चैंग निकल के उन्हें देखती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। उसकी जाग होती है तो शेंजी जल्दी से अंदर आता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। वो हैरान होती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट मू आता है और उसे बहुत जोर से पंच करता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और वो कहता है कि तुमने उसे नीचे बुलाया था, तुमने उसके साथ क्या किया है। तो वो कहता है
मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। अब वो भी बीच में आती है और कहती है कि शंजी का इसमें कोई कसूर नहीं है। सेक्रेटरी शंजी को बाहर ले जाता है और यहाँ पर वेनियन बेचारी रो रही होती है और प्रेसिडेंट मू से कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। वो उसे सॉरी कर, वो इस बात पे कह रहा होता है कि तुम प्रेग्नेंट थी लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और वो कहती है कि तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बॉडी को यूज करने दूंगी। जिसपे वो हैरान होता है और कहता है मैं यहाँ बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था, मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ कि ये हम दोनों का बच्चा था। वो उसकी ये बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो बेचारी रोने लग जाती है। इतने में हम देखते हैं लू माओ वहाँ पर आती है और वो उसका ख्याल रखने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट थी, बट वो बेचारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जाओ को कॉल करती है और कहती है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो उसे विजिट करने आए। वो उसे बता देती है कि उसके साथ उसकी हाफ सिस्टर ने क्या किया है। उसे गुस्सा आ रहा होता है और कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। वो उसे शंजी के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाती है कि वो बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा था। तो वो कहती है कि मैं अपने कामों में इतना उलझी हुई थी, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। अब यहाँ पे लू माओ से बताती है कि चैंग का ड्राइवर अरेस्ट हो चुका है क्योंकि उसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था। देखा प्रेसिडेंट मू तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। जिसपे वो हैरान होती है और कहती है कि मुझे ड्राइवर ने नहीं मारा था बल्कि वो चैंग थी। अब यहाँ पे लू माओ जब ये बात सुनती है कि वो चैंग थी, वो कहती है मैं मास्टर को बताने जा रही हूँ, बट वो उसे रोकती है और कहती है मैं खुद ही कुछ करूंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट मू चैंग की माँ को बुलवाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। जिसपे वो परेशान होती है और कहती है हमें तो पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो कहती है कि ड्राइवर को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे सजा मिलेगी। जिसपे वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ ड्राइविंग कौन कर रहा था। और वो उससे कहता है कि मैं इस मामले को प्राइवेट रखूंगा, तो बेहतर है कि तुम दोबारा मेरी वाइफ से मत मिलना। तो वो कहती है कि आपके कहने पे मैं उसे कभी दोबारा नहीं देखूंगी। एंड यहाँ पे चैंग परेशान होती है तो उसकी मॉम जाके फिर से उसे मारने लग जाती है कि तुमने सारा मामला खराब कर दिया है। अब यहाँ पर वो प्रेसिडेंट मू से ऑफिस में मिलने आती है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि क्या उसने फुटेज को चेक किया है, उसका एक्सीडेंट चैंग ने किया था और उसे इंटेंशनली उसका एक्सीडेंट किया था। तो वो कहता है अब एक्सीडेंट हो चुका है तो तुम इस बात को मत बढ़ाओ। तो वो कहती है वो तुम्हारी लवर है इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मैं विक्टिम हूँ, मैंने अपना बच्चा खोया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे की जान तुमने ली है और अब इसी बात पर मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये नाम सुन के वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। वो इस बात पे कहता है कि ये तो तुम कह रही हो ना कि वो मेरा बच्चा था, मुझे अब इस बात का विश्वास नहीं था। ये बात सुन के वो दुखी हो जाती है और कहती है मैंने 13 इयर्स जिस तरह रहा है ये मैं जानती, मुझे अच्छी तरह पता है वो बच्चा जब पैदा होता तो तुम उसके DNA टेस्ट जरूर करवाते, तो बेहतर है तुम मुझे डिवोर्स दे दो वरना तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो वो कहता है मैं देखता हूँ कौन पछताता है और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद उसकी मॉम की कॉल आती है, वो उससे सॉरी करती है। जिसपे वो उसे कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको पता है कि आपकी बेटी ने एक्सीडेंट किया है लेकिन फिर भी आप चुप हो। वो अपनी मॉम को बातें सुनाती है और कहती है वो दोबारा से उसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहेगी। इसके बाद वो ऑफिस में आती है, वहाँ पे फिर से उसका बॉस उसे कहता है कि उसे वर्क नहीं करना चाहिए बल्कि रेस्ट करना चाहिए। इतने में वहाँ पे चैंग आ जाती है। वो फिर से आकर वेनियन को तंग करने लग जाती है और उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से हमेशा बुरा होता है और कहती है कि ये ड्राइवर का कसूर था, उसे नहीं पता था तुम प्रेग्नेंट हो। और वो ये कहती है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैंने सुना है कि तुम शंजी के साथ थी। ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम वर्किंग आवर्स में भी शंजी से मिलती हो, मिस्टर मू कितना अनलकी है, वो काम करता है और तुम यहाँ पर क्या करती हो। वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर रही होती हैं तो उनका बॉस बीच में आता है और कहता है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। वो चैंग को कह रहा होता है कि तुम्हें जाना चाहिए, बट चैंग जाते जाते उसे कहती है कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हें हिट किया और कितनी अजीब बात है, मॉम को भी इस बारे में पता है बट फिर भी वो मेरा साथ दे रही हैं और तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, इससे तो बेहतर है कि तुम मर जाओ। उसे बहुत प्रोवोक करती है। ये बातें सुन के उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो हर चीज को उठा के मारने लग जाती है और उसे कहती है कि यहाँ से जाओ। उसकी तबीयत खराब होती है और यहाँ पे बॉस के फेस पर भी चोट लग जाती है। वो चैंग को कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद वो उसे ऑफिस में बुलवाता है और उसे कहता है कि उसे कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए, घर जाना चाहिए, उसके लिए यही ठीक होगा और सबके लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्लब में प्रेसिडेंट मू ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसके साथ वही बॉस बैठा होता है। वो उससे वेनियन की सारी जानकारी दे रहा होता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा वीक लग रही है। और वो उससे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो वर्किंग आवर्स में कहीं जाती थी। तो जिसपे वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ उसी दिन शंजी से मिलने गई थी और 3 इयर्स में वो कभी भी यहाँ वहाँ नहीं गई, उसमें हमने सही नजर रखी थी, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बेबी तुम्हारा ही था, तुम्हें इस तरह उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो शंजी को बुलाता है और कहता है ये मेरा परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें एक कंपनी के काम के लिए बाहर भेज रहा हूँ और उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ में वो उसे कहता है और मेरी वाइफ से दूर रहना, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। जिस पर शंजी उसे कहता है चाहे तुमने कुछ भी करना है कर लो, एक ना एक दिन वो मेरे पास जरूर आएगी। जिस पर वो उसे कहता है मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूँ, वो कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फेंक के वहाँ पे चला जाता है और फिर वो फोन करके सारी बात वेनियन को बता देता है और कहता है कि मुझे अब उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो मुझे हरेस कर रहा है और मैं इसी तरह उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। जिसपे वो कहती है कि तुम जो करना चाहती है तुम करो। उसके बाद जाओ को
की कॉल आती है। वो कहती है कि मुझे एक और लेटर मिला है तो तुम इस लेटर को पढ़ो। वहाँ पे उसे किसी ने कहा होता है कि तुम मुझे ढूंढ सकती हो, जब तुम मुझे ढूंढ लोगी मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे फादर इनोसेंट और मेरे पास एविडेंस भी है, लेकिन बेहतर यही है कि तुम इस मामले से दूर रहो। अगर तुम मुझे ढूंढोगी तो तुम भी मारी जाओगी। सच फिर भी किसी के सामने नहीं आएगा। और उसने कहा है कि वो एविडेंस भी नहीं देगा। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि मैं अपने फादर को किस तरह इनोसेंट साबित करूंगी। वो कहती है कि अब हम भूल जाएंगे कि हमें ये लेटर मिला है, मैं वैसे भी प्रेसिडेंट मू से खुद छुटकारा हासिल करूंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू उसे बुलाते हैं और यहाँ पर वो वैनियन को कहता है कि क्या तुमने न्यूज नहीं पढ़ी। वो न्यूज देखती है जिसपे चैंग ने उस पर इल्जाम लगाया होता है कि उसने सबके सामने इस बात के बारे में कहा है कि वो बच्चा प्रेसिडेंट मू का नहीं था, तो वो इसी बारे में उससे बात कर रहा होता है। तो वो कहती है हाँ मैंने ये कहा था। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है। वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो, ये तुम क्या कह रही हो। और इतने में लू माओ आ जाती है, उन दोनों को छुड़ाती है और कहती है कि मैंने सारी जिंदगी देखा है तुमने कभी भी वैनियन पे हाथ नहीं उठाया है, ये तुम अब क्या कर रहे हो। वो लू माओ को कहता है कि आप यहाँ से जाओ, हम आपस में बात करने चाहते हैं। वो उससे कहती है कि बेहतर यही होगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं। वो हंसने लग जाता है और कहता है तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी सेलिब्रेट करने का चांस दूंगा, ये तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होगा। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेंबर मरे हैं तो तुमने खोया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ में तुमसे ज्यादा मैंने खोया है। मैं ऑर्फन हुई तो तुमने मुझे पाला और उसके बाद तुमने मुझसे शादी की और मुझे ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं एक डॉग हूँ, बल्कि डॉग से भी अच्छा बिहेव कर लिया जाता है। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे खानदान वाले मर भी गए हैं, उनसे ज्यादा मेरा नुकसान हुआ है। मेरा हाल तो इस घर के नौकरों से भी बदतर है। उन्हें तो पैसे भी मिल जाते हैं लेकिन मुझे तुम प्यार से भी बात नहीं करते हो। क्या तुम्हें गिल्टी नहीं हो रहा है कि तुम अपने बच्चे के कातिल हो। ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें पता है सर्वेंट होना कैसा होता है, तो चलो ठीक है आज मैं सारे सर्वेंट की छुट्टी कर देता हूँ और अब से इस घर के सारे काम तुम करोगी। और वो उसे वहाँ से गुस्से से भगा देता है। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट मू अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ कोई खड़ा होता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे वाइफ का मिसकैरेज हुआ है, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टेंस है। ये और कोई नहीं बल्कि जाओ का फियांसी होता है। वो कहता है तुम क्या बातें करना चाह रहे हो। उसके हाथ में एक लेटर होता है। वो उसे वो लेटर दिखाता है और कहता है कि हम दोनों ये सीक्रेट रखेंगे, तुम मेरा सीक्रेट रखो मेरे बिजनेस का और मैं तुम्हारा। वो उसे कहता है कि प्लेन क्रैश के बाद तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे जहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज सीक्रेट सेव हैं और वहाँ से पता चलता है कि तुम्हारे फैमिली की मौत का कारण कैप्टन नहीं था। वो उस लेटर को गौर से पढ़ता है और हैरान हो जाता है। उसे मेमोरीज याद आ रही होती हैं और यहाँ पर वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। उसने ऐसी गलती की सजा वैनियन को दी है, उसमें इसका कुछ कसूर ही नहीं था। वो इन सब बातों को सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैनियन सारे घर की सफाई कर रही होती है। इतने में उसे जाओ का मैसेज आता है। वो कॉल रिसीव करती है और यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे उस आदमी का पता चल गया है जो लेटर लिख रहा था, तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। वो जाने लगती है बट उसको दरवाजा पेट में लगता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। लू माओ जल्दी से प्रेसिडेंट मू को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें आना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मू के सर में दर्द हो रहा होता है। वो जा रहा होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है और यहाँ पर वो वैनियन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें उठना पड़ेगा और उसे ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जा रहा होता है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। वो अपने हाथों को देखता है जिसमें वैनियन का ब्लड लगा हुआ होता है और वो वैनियन की सारी बातें सोच रहा होता है कि किस तरह वैनियन उसके क्लोज आने की कोशिश करती थी और उसने वैनियन के साथ कितना बुरा किया। वो इन सब बातों को बैठ कर निढाल होकर सोचने लग जाता है। उसे अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें वैनियन का कसूर नहीं था। वो प्रे कर रहा होता है कि वैनियन तुम जाग जाओ, मैं बहुत ज्यादा गलत था, तुम्हें जागना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमसे माफी मांगनी है। और इस मोमेंट पर हमारा ये सीजन खत्म होता है। तो गाइस इसकी एंडिंग अभी प्रॉपर नहीं हुई है, इससे यही लग रहा है कि इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा। तो जब तक इसका सेकंड सीजन आता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे ही सेकंड सीजन आएगा मैं जल्दी से एक्सप्लेन करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।